हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कल इलेक्शन में वोट डालने से पहले देखना ही चाहिए। इसीलिए जानबूझ करके आई एम मेकिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ दैट शुड बी फ्रेश इन योर माइंड। सो आई वांट योर 5 minutes टू लिसन टू दिस वीडियो एंड यू शेयर इट विद ऑल द पीपल यू नो, ताकि ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कल वोट करने से पहले आप जान ले। ये इलेक्शन में सबसे ज़्यादा डेंजरस और रेडिकल एलिमेंट्स मैदान में उतरे हैं टू सपोर्ट दी महाविकास आघाड़ी, जो है कांग्रेस, शरद पवार और शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है। क्यों? ये रैडिकल एलिमेंट्स जो कल तक जिनको पब्लिकली जिनके साथ हाथ मिलाने से भी लोग डरते थे, क्योंकि उनसे हमेशा किनारा करके रखते थे कि इमेज खराब हो जाएगी, ऐसे ऐसे जो लोग जो कह रहे थे, जो अभी हमने हाल ही में देखा, स्वरा भास्कर ओपनली गोइंग टू मौलाना नोमानी, जो ऐसे लोग जो कहते हैं कि लड़कियों को स्कूल में भेजना इज ऑल्सो पाप, वो काफिर हो गए अगर उस लड़कियां स्कूल में जाती है तो। जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन को सपोर्ट करते हैं, हमारे गढ़ किले, हमारे फोर्ट, सिद्धि विनायक मंदिर, ऐसी सारी कितनी सारी हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की प्रॉपर्टीज को वो लोग वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के फेवर में है। एक रिलीजियस कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन चाहते हैं वो लोग, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में बैठता भी नहीं है। बट वो सभी लोग इस एजेंडा को लेकर के महाविकास आघाड़ी के पास गए एंड दे हैव एक्सेप्टेड दिस एजेंडा। महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये लोगों ने इस एजेंडा को एक्सेप्ट किया है वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। उनको पता है कि ये सारे रेडिकल एलिमेंट्स और जो मुस्लिम वोट का पार्ट है वो सब एक तरफ आ गए, और थोड़े दूसरे लोगों का 10% 15% वोट भी आ गया तो हम इलेक्शन जीत सकते हैं। इलेक्शन जीतने के लिए महाराष्ट्र और देश की सुरक्षा को इन लोगों ने दांव पर लगा दिया है। इसीलिए इस इलेक्शन में आप लोगों को वोटिंग डालने से पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए। आमतौर पे वोटिंग करना, इलेक्शन में वोटिंग करना, ये क्या होता है, क्यों हम वोट डाल रहे हैं, किस लिए डाल रहे हैं, उसका एक इंटेंशन है, कोई स्पेसिफिक पर्पस है। कोई मुझे कहता है कि ये फलाना आदमी हमारे एरिया में छोटा मोटा काम करता है, ये वो करता है। इलेक्शन का पर्पस वो नहीं है। इलेक्शन का पर्पस है कि कौन महाराष्ट्र में सरकार बनाता है और उस सरकार का पॉलिसी ओरिएंटेशन क्या है, उस सरकार की आइडियोलॉजी क्या है। मैं यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा हूँ विधानसभा में, दैट्स इट। सोशल वर्क करना इज अप्रिशिएटेड, अच्छी बात है। पहली बात तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा और महायुति के लोग हैं वो सोशल वर्क ग्राउंड में नहीं करते हैं, बट मैं दूसरे साइड के लोगों के बारे में स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि वो यहाँ पे एरिया में तुमसे छतरी बांटेंगे और तुम उनको वोट दोगे, और फिर विधानसभा में जा करके वो ऐसे सारे एजेंडा को सपोर्ट करेंगे, इलीगल इमिग्रेशन को सपोर्ट करेंगे, आतंकवादी के समर्थकों को सपोर्ट करेंगे, हिंदुत्व के विरोध में जो एजेंडा है, डेवलपमेंट के विरोध में जो एजेंडा है उसको सपोर्ट करेंगे, महाराष्ट्र की तिजोरी खाली कर देंगे। तो क्या आपको चलेगा? वो छतरी आपको इतनी इंपॉर्टेंट है? व्हेन यू वे थिंग्स, ऐसा नहीं कह रहा कि लोकल एरिया में काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हेन यू वे, तो इलेक्शन का ओरिजिनल इंटेंशन है, ओरिजिनल पर्पस इलेक्शन का ये, विच पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड उस गवर्नमेंट का पॉलिसी ओरिएंटेशन क्या है, डेवलपमेंट का एजेंडा क्या है उनका, दूसरी चीज़ों में उनका एजेंडा क्या है। यहाँ पर इलेक्शन में मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से 3 एजेंडा सबसे इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट और हमारा वेलफेयर, और थर्ड है हमारा हिंदुत्व। हमें इस रैडिकल एलिमेंट से, हिंदुत्व एज ए नेशनलिज्म, इस तरह के रैडिकल एलिमेंट से बचाना, हाँ उससे बचना, और हमारी संस्कृति को इससे प्रिजर्व करना, उस एजेंडा को मैं हिंदुत्व एजेंडा कह रहा हूँ। और दूसरी साइड, पहली बात तो महाविकास आघाड़ी के लोग डेवलपमेंट ये वर्ड का नाम लेने तक तैयार नहीं हैं, दे डोंट इवन मेंशन डेवलपमेंट। सेकेंडली, उन लोगों ने ऐसे खतरनाक रेडिकल एलिमेंट्स, आतंकवादी के सपोर्टर्स, 26/11 के आतंकवादी के सपोर्टर्स, ऐसे सारे लोगों को वो अपने साथ ले रहे हैं। 92-93 के जो ब्लास्ट के जो आरोपी थे वो उनके साथ में है। उसमें बाड़ा साहब ने जिन लोगों के विरोध में भूमिका ली थी उनसे उद्धव ठाकरे जाके माफी मांग रहे, कह रहे हमारी गलती थी 92-93। तो ऐसे जो डेंजरस लोग हैं जिनसे सीधा आपकी मेरी सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। आज हम सब लोग हक से कहते हैं कि दिल्ली में तो भाई लड़कियों का इतना सेफ्टी का नहीं है, मुंबई में तो भाई लड़कियां बहुत सेफ है। ये सब का कारण है कि बाड़ा साहब जैसे लोगों ने कंट्रोल रखा था इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर, इसीलिए आज मुंबई सुरक्षित है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, बाड़ा साहब का एजेंडा कंप्लीटली उद्धव ठाकरे ने पानी में डाल दिया, और वो इन लोगों के सामने दे हैव सरेंडर्ड, घुटने टेक दिए। एंड नाउ डेवलपमेंट भूल ही गए, इन लोगों के सामने सरेंडर कर दिया है। और तीसरा,
एजेंडा जो मुझे बहुत लोग कहते हैं कि ये बीजेपी ने भी इस बार वो एजेंडा पे टच अप ऑन किया है कि वेलफेयर स्कीम्स, कुछ पॉपुलिस्ट स्कीम्स बनाई है इधर उधर की, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग सम मनी टू सम वुमेन एंड ऑल दोज पीपल। मैं एक सिंपल चीज़ कहता हूँ, वेलफेयर स्कीम्स गुजरात में भी ऐसी है, ये लड़की बहन जैसी योजना मध्य प्रदेश में भी है। क्यों मध्य प्रदेश बैंकरप्ट नहीं हुआ, क्यों गुजरात बैंकरप्ट नहीं हुआ, लेकिन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के रूल में है, वो क्यों बैंकरप्ट हो गया? केरला क्यों बैंकरप्ट हो गई? क्यों पंजाब और दिल्ली वालों को गवर्नमेंट से कॉम्पनसेशन मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है? क्यों वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश में उसने वहाँ पे स्टेट को बैंकरप्ट कर दिया? क्योंकि बीजेपी वेलफेयर भी करेगी और वो लोग वेलफेयर के नाम पर थोड़े बहुत लोग को पैसे बांट करके बाकी पैसा खा जाएंगे और महाराष्ट्र की तिजोरी खाली कर देंगे, जो बाकी राज्यों में हमारे आंखों के सामने हुआ है। हिमाचल प्रदेश हमारे आंखों के सामने है अभी इसी वक्त। तो बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि हम अगर वेलफेयर स्कीम्स कर रहे हैं तो हम हाईवे बनाना बंद कर देंगे, हम मेट्रो बनाना बंद कर देंगे, हम बाकी सारे हमारा जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उसको हम भूल जाएंगे। नहीं, वो लोग ने इन पॉपुलिज्म को थोड़ा सा अपने फोल्ड में उसको एंटरटेन इसीलिए किया क्योंकि उसका भी एक सोसाइटी में एक वर्ग है जो इसके दे अप्रिशिएट दी स्कीम्स, तो उनको भी कैटर करने के लिए ये चीज़ उन्होंने की है। बट इतना ही करेंगे ऐसा नहीं, वो लोग इतना ही करेंगे, सिर्फ डेवलपमेंट पूरा पानी में, आपका भविष्य पूरा पानी में, महाराष्ट्र का विकास पानी में अगर महाविकास आघाड़ी को हमने सपोर्ट किया तो। और आखिरी बात, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि अरे बीजेपी ने भी इनको उनके साथ में लाया है और ये सब जो अजीत पवार जी इधर आए और वो लोग को साथ में लाने की कोशिश की और ये सब जो हुआ ये बहुत ही बुरा हो रहा है। मैं एक सिंपल बात कहता हूँ, जब आपके पीछे कोई चाकू घुस जाता है तो उस चाकू को निकाल करके वहाँ स्टिचेस लगाने में भी दर्द होता है। दर्द दोनों जगह पर है, चाकू लगा उसका भी दर्द है, इलाज में भी दर्द होता है, लेकिन इलाज का दर्द अप्रिशिएटेड है क्योंकि दोबारा उस तरीके की चीज़ आपको हर्ट ना हो। ये जो चीज़ जो सारी महाराष्ट्र में की गई है वो इसीलिए की गई है कि दोबारा शरद पवार जैसे लोगों को इस तरह का कुछ भी करने का मौका ना मिले। दोबारा वो ऐसा करने से पहले उनको डर रहे कि ये एजेंडा, इस तरह का सरकार तोड़ने का एजेंडा आपका बैकफायर हो जाएगा। क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब कोई सरकार युति में लड़ करके सरकार शपथ तक ना ले, डे 1 से ही सामने वाला पलटी खाए। तो इस तरीके की हिम्मत करने वाले लोगों को एक बार जवाब देना बहुत ज़रूरी था, और जवाब सिर्फ उद्धव ठाकरे को देना ज़रूरी था, शरद पवार को भी देना ज़रूरी था, इसीलिए ये जो है वो किया गया है लेकिन आज जो अलायंस यहाँ पर बना है उसमें बीजेपी ने अपना एजेंडा सैक्रिफाइस नहीं किया। बीजेपी ने ना अपना हिंदुत्व छोड़ा है, ना डेवलपमेंट का उनका एजेंडा है वो छोड़ा है, ना उनका नेशनलिज्म का एजेंडा छोड़ा है, कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, साथ लाए हैं। इन लोगों ने साथ नहीं गए, सरेंडर हो गए हैं। डेस्परेट कौन है जो सरेंडर हो जाता है? मैं मेरे साथ लाया हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं मेरा एजेंडा छोड़ दूंगा। बीजेपी ने गोवा में और दूसरे कई स्टेट्स में ऐसे अलायंसेस किए लेकिन अपना एजेंडा कहीं पर भी नहीं छोड़ा, एक भी जगह पर नहीं। अपना काम हमेशा वो लोग उस पर स्थिर रहे। यहाँ पर दूसरी साइड पे सरेंडर हो गए हैं। सरेंडर होना, एक बार साथ आना भी एक बात होती है, ये लोग तो सरेंडर हो गए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू गॉट टू नो, दे हैव सरेंडर्ड। उद्धव ठाकरे सरेंडर्ड, अपने पिताजी की पूरी लेगेसी सरेंडर कर दी। तो इस इलेक्शन में आप सभी को मैं अपील कर रहा हूं कि आपको महायुति के उम्मीदवारों को जिताना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र का डेवलपमेंट, हजारों लाखों करोड़ों के महाराष्ट्र में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो आ रहे हैं, बिजनेस ग्रुप्स के जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, रतन टाटा जैसे लोगों को भी बंगाल से भागना पड़ा था क्योंकि वहाँ सरकार सही नहीं थी। ये मत समझना कि सरकार बदलने से इन्वेस्टमेंट और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग भी करते अपना, ये लोग करते, ऐसा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बिजनेसेस को फर्क पड़ेगा तो आपको और मुझे भी पड़ेगा। हम सब भी मार्केट में ही, हम सब भी बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, हम सब भी जॉब ही कर रहे हैं, हम सभी को इन चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। ये मत समझना कि सिर्फ 2-4 लोग को पड़ता है। और आखिरी में कुछ बात मैं मराठी में कहना चाहूँगा जो मुझे लग रहा है कि लोगों को जाननी ज़रूरी है। माझे मराठी बांधवांनो आणि भगिनींनो, मी एक गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो। आधी एक गोष्ट सांगतो, नंतर माझं काय ते आहे सांगतो। 19 फेब्रुवारी यावेळेला गोपालकृष्ण गोखलेंची मृत्यू झाली होती आणि सावरकर त्यावेळेला सेल्युलर जेलमध्ये होते अंदमानला. त्यांचा जो जेलर होता बॅरी, त्याला असं वाटलं की सावरकरांना ही बातमी सांगावी आणि त्यांच्यामध्ये जे भेद होते ते लोकांसमोर आणावे. आणि बॅरी गेला सावरकरांकडे आणि सावरकरांना सांगितलं की तुमच्यासाठी न्यूज आहे मिस्टर सावरकर, तुमचा शत्रू गोपालकृष्ण गोखले मेलाय. सावरकरांच्या डोळ्यात अश्रू आले, सावरकर रडायला लागले.
बॅरी चकित झाला. बॅरी म्हणतोय, काय चाललंय सावरकर, तुमचे विरोधक होते ते, त्यांनी तुमचा विरोध केला होता. गोपालकृष्ण गोखले हे लोकमान्य टिळक या सगळ्यांचे विरोधक होते, तुमचे विरोधक होते, तुम्ही कशाला रडताय? विरोधक असले तरी ते आमच्यातले एक होते, ते देशासाठी जगत होते, स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी सुद्धा पण त्यांचं सुद्धा योगदान होता. म्हणून एक महान व्यक्तींचा आज मृत्यू झालाय, म्हणून मी आज माझ्या डोळ्यात अश्रू आले. आणि बॅरी स्वतःशी म्हणाला की हे मराठे असे आहेत की किती झालं तरी यांची एकता तुटत नाही. ही आपली एकता ही ब्रिटिश लोकांनाही कळत होती. ही एकेकाळी आपली एकता होती आणि आज आपल्यांमध्ये फूट पाडण्यासाठी हे शरद पवार सारख्यांची औलाद. शरद पवारला फक्त पाहिजे कन्फ्युजन. हे बाळासाहेबांनी सांगितलंय, मी नाही सांगतोय, बाळासाहेबांनी तेव्हाच सांगून गेले आपल्याला. बाळासाहेबांनी सांगितलंय की शरद पवारला कन्फ्युजन हवं आहे. मी इथे जाणार की मी तिथे जाणार, मी असं करू की मी तसं करू. हे कन्फ्युजनचा एन्व्हायरमेंट जिथे पण असणार तिथे शरद पवार सारखे लोक नांदतात. त्यांना कन्फ्युजन हवं आहे. क्लॅरिटी असेल ते शरद पवार पळतात तिकडनं, ते पळून जाणार तिकडनं. क्लॅरिटी नको त्यांना, डिसायसिव्हनेस नको त्यांना, निर्णय घेणारे लोक नको त्यांना. इथे आपण गौतम अडाणीला पण सपोर्ट करू, तिथे आपण त्यांचा विरोध पण करू, इथे आपण हे पण करू, तिथे आपण ते पण करू. असे डबल ढोलकी जे आहेत ते लोक शरद पवारांसारखी औलाद आपल्यामध्ये मतभेद पाडण्याचा, आपल्यामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करतायत. सावरकरांसारखे बना, सावरकरांसारखं ऐका. आपले विचार दोन ठिकाणी आपले मतभेद सुद्धा असेल तरी ते आपले मनभेद नाही झालेत. आपण एक हिंदू आहोत, आपण एक मराठी आहोत. या निमित्ताने उद्या महायुतीच्या उमेदवारांना मतदान करा. उद्धव ठाकरे सारख्या लोकांची सिंपती ठेवण्याचं काही कारण नाही आहे. त्यांचा कोणताही डेव्हलपमेंटचा अजेंडा नाही आहे. सगळं बंद करणार. हे मेट्रो बंद करायचं, हे बंद करायचं, ते बंद करायचं, हायवे प्रोजेक्ट बंद करा, फलाना बंद करा, ढिकणा बंद करा, सगळं बंद करा. अंबानींना शिवा द्या, अडाणींना शिवा द्या. अंबानींचा घरी एकादशीचा फराळाचं आमंत्रण जरी आला तर हे सगळी लोक पहिल्या रांगेत जाऊन उभे राहणार आहे. त्यांचाच मुलगा ये लडकी हा यल्लाचा सॉन्गवर त्यांच्या अंबानीच्या लग्नात, त्या मुलाच्या लग्नात ते डान्स करत होते. हे काय त्यांच्यातलेच हे आहेत. हे आपल्याला खोटी फसवणूक करतायत आपली. हे आपल्याला मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न करतायत. ह्यांच्या या अजेंडाला तुम्ही सक्सेसफुल होऊ देऊ नका. उद्या देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांच्या नेतृत्वात जी महायुती तयार झाली आहे, महायुतीच्या उमेदवारांना तुम्ही समर्थन करा. तुम्ही मतदान त्यांच्या कमळ, धनुष्यबाण आणि घड्याळ या निशाणावर मतदान करा. कमल, धनुष्यबाण और घड़ियाल, इन निशान पर मतदान करके कल अपना फ़र्ज़ निभाइए. आपके साथ जो लोग हैं उन्हें भी लेकर के जाइए. जिनका वोटर स्लिप नहीं बना उनको बनाने में हेल्प कीजिए. जिनको अपना आईडी नहीं मिल रहा उनको भी हेल्प कीजिए. और कल हम सभी को महाराष्ट्र के भविष्य के लिए वोटिंग करने जाना ही है और ऐसे एलिमेंट्स को हराना है. हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं उन्हें हराना है. एक है तो सेफ है, ये मोदी जी कहते हैं. योगी जी ने उसके कहा एक है तो नेक है. मैं तो कहूँगा एक है तो श्रेष्ठ है. महाराष्ट्र नंबर 1 है, महाराष्ट्र श्रेष्ठ है. और हमारी एकता में ही हमारी श्रेष्ठता है. अगर हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो हमें एक रह करके कल वोटिंग करना है और ऐसे एलिमेंट्स को हराना है. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, शिव छत्रपति महाराज की जय.